हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज मैं आपको बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अन्य रोग पढ़ाने वाला हूं जो कि कंपटीशन एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पक्षाघात या लकवा के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंतिम समय तक देखते रहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैरालिसिस या लकवे के बारे में। तो दोस्तों, पैरालिसिस या लकवा जो होता है, यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहां पक्षाघात होता है वहां की तंत्रिकाएं जो होती है दोस्तों, वो निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति का जो सेंस है वो कम हो जाता है और उस पर्टिकुलर पार्ट में चोट लगने पर भी असर नहीं होता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर का आधा भाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिससे पक्षाघात के एरिया की तंत्रिकाएं कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। इस कारण से अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क में कोई धमनी फट जाती है और मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति को बेचैनी होती है और उसका आधा भाग काम करना बंद कर देता है। यह एक प्रकार की बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। यह ठंड के दिनों में ज़्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उस धमनियों में प्रॉपरली संवहित नहीं हो पाता है, जिसके कारण रोगियों को लकवा मार देता है और कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जिनको 3 बार लकवा मारता है दोस्तों, उनके बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों एलर्जी के बारे में। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि लकवे में क्या होता है। तो लकवे में प्रभावित अंग की तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो होती है वो कार्य करना बंद कर देती है या निष्क्रिय हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कोई धमनी फट भी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करूंगा एलर्जी की। एलर्जी एक प्रकार की दोस्तों शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया होती है, यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई अनावश्यक पदार्थ चला जाता है या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है या जिसे हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो ऐसे तत्व या पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जब हमने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फुंसियाँ होती है, फोड़े होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों को खुजली होती है, दाद होता है, या कई लोग जो होते हैं जो नए चप्पल खरीद के लाते हैं तो उनके पैरों में फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो दोस्तों उसका कारण ये नहीं होता कि वो चप्पल में खराबी है, खराबी ये होती है दोस्तों कि वो आपके पैर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिससे उस चप्पल की एलर्जी हो जाती है, पैर में खुजलाहट होती है या पैर में तकलीफ होने लगती है। तो दोस्तों एलर्जी एक प्रकार का प्रतिवर्ती प्रक्रिया होती है। जैसे न्यूटन का आपने गति का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ जैसे धूल या खाने के माध्यम से अगर हमारे शरीर में कोई अनावश्यक पदार्थ चला जाता है, तो जिसके कारण हमारे शरीर में एलर्जी होती है, उल्टी होती है, दस्त लगते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होते रहती है दोस्तों। जैसे कोई बच्चा अगर चंद्रजोत का बीजा खा लेता है या फिर रतनजोत का बीजा खा लेता है तो उसके भी शरीर में एलर्जी होती है, उसे बार बार उल्टी होती है, दस्त लगते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से देखी जा सकती है। ये कॉमनली प्रॉब्लम होती है। तो एलर्जी जो होती है दोस्तों, बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, कुछ वस्तुएं जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं, तो उनके शरीर में क्या होने लगती है, विपरीत क्रियाएं होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है, जैसे खोजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आना, काला दाग, एक्जिमा। एक्जिमा जो होती है दोस्तों, यह भी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया होती है, यह भी एक प्रकार की एलर्जी होती है, जिसके लिए डॉक्टर लोग जो होते हैं हमें एंटी फंगल दवाइयाँ देते हैं या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो हमारे शरीर में एलर्जी को कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको सीजोफ्रीनिया के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सीजोफ्रीनिया जो होता है यह एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि सीजोफ्रीनिया क्या होता है। सीजोफ्रीनिया दोस्तों यह एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। युवा वर्ग जो होते हैं दोस्तों, वो कल्पना को ही सत्य समझने लगते हैं और वास्तविकता को झूठ समझते हैं। ऐसे रोगी जो होते हैं वो आलसी, अलगावहीन और आवेशहीन हो जाते हैं और विद्युत आक्षेप चिकित्सा इनके लिए काफ़ी सहायक होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत सारे मानसिक रोगी जो होते हैं, पागल जो होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से क्या होता है दोस्तों कि वो कल्पना की दुनिया से वास्तविक दुनिया में आ जाते हैं जब जोर का झटका लगता है तो उनको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको मिर्गी के बारे में बताऊंगा। मिर्गी जो होता है दोस्तों, इसे एपिलपैसी या अपस्मार रोग भी कहते हैं। एप्लेस्पेमी या अपस्मार रोग भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक अंगों में गड़बड़ी के कारण होता है। दोस्तों जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसके मुंह से झाग निकलता है और कई बार वो टॉयलेट और संडास भी कर देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो लोग को कुएं पर जाने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके अलावा उन्हें बाइक चलाने नहीं दी जाती है, क्योंकि मिर्गी का दौरा पड़ेगा तो वो तो गिर के मर जाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस तरह से दोस्तों मिर्गी जो होती है काफ़ी खतरनाक होती है। ये मस्तिष्क के आंतरिक
कमियों के कारण होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिर्गी वाला व्यक्ति जब उसे मिर्गी का दौरा आता है तो उसे पेशाब भी हो सकती है। इसके बाद में उसमें तंत्रिका तंत्रिका पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको डिप्लोपिया के बारे में बताऊंगा। दोस्तों डिप्लोपिया सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिप्लोपिया जो है ये बीमारी मनुष्य के किस अंग में होती है। तो डिप्लोपिया बीमारी जो होती है दोस्तों ये आंखों में होती है, आंखों के मांसपेशियों में पैरालिसिस के कारण होती है। तो दोस्तों आपको इस फैक्ट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिप्लोपिया जो होती है यह एक ऐसी बीमारी होती है जो मस्तिष्क आंखों में पैरालिसिस के कारण होती है। इसके बाद में मैं अब आपको कैंसर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों कैंसर होती है यह काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। आप लोगों ने टीवी में ऐड सुना होगा कि स्मोकिंग काउजेस कैंसर एंड ड्रिंकिंग काउजेस कैंसर एंड खैनी तंबाकू, ये सभी जो है दोस्तों कैंसर के कारण होते हैं। तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों से दूर रहना है और स्वस्थ और हेल्दी बने रहना है, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन ही अच्छी पढ़ाई कर सकता है और जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। तो दोस्तों कैंसर जो होता है यह हमारे शरीर में किसी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित तरीके से होती है तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित गुच्छों को ही कैंसर कहा जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंग में अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि होती है और जिससे हमारे शरीर में गांठ बन जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कैंसर स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लेंटेड पीरियड कहते हैं दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि कैंसर को स्थापित होने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो लेंटेड पीरियड कहते हैं दोस्तों। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कीमोथेरेपी जो होता है वो सबसे कारगर उपचार होता है कैंसर के लिए और उत्कृष्ट गैसों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडॉन जो होता है दोस्तों ये 18वें वर्ग में होता है। केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मैंने आवर्त सारणी भी पढ़ा दिया है, आप जाकर मेरे वहाँ पर भी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं आदर्श गैसें वे गैसें होती है जो प्राकृतिक में वातावरण में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और ये काफ़ी इनकी 72 कक्षा में जो संयोजी कोष होता है वो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है। इसके अलावा दोस्तों कीमोथेरेपी के ऊपर मैं आपको बता दूं कि कीमोथेरेपी शब्द को वर्ष 2013 में पाउल एहरलिच ने दिया था, जिन्हें आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है। इसके अलावा बीमारी के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में जिस थेरेपी का उपयोग किया जाता है उसे ही कीमोथेरेपी कहा जाता है। आगे मैं बताऊंगा दोस्तों अब आपको कैंसर के टाइप के बारे में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों ये एमपीपीएससी में कि कैंसर में कार्सिनोमास कैंसर क्या होता है। तो दोस्तों कार्सिनोमास कैंसर जो होता है ये उपकला ऊतकों में होता है। इसके अलावा दोस्तों जो सार्कोमास कैंसर होता है यह कैंसर जो होता है दोस्तों ये संयोजी ऊतकों में होता है, यानी कि ब्लड हमारा जो होता है दोस्तों वो ब्लड कैंसर जैसे होता है वो एक प्रकार का सार्कोमास होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतकों में पाया जाने वाला कैंसर होता है। इसके अलावा अस्थियों, उपास्थियों और पेशियों में भी कैंसर होता है, इसे सार्कोमास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ल्यूकीमियास के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ल्यूकीमियास जो होता है ये ल्यूकोसाइट्स में होता है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में होता है। यह श्वेत रक्त कोशिका में जब असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है तो इसे ल्यूकोमियास कहा जाता है। यह श्वेत रक्त कणिका यानी WBC में पाया जाने वाला कैंसर होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे लिम्फोमास। लिम्फोमास जो होता है ये लिम्फ में पाया जाने वाला कैंसर होता है। यह कैंसर लसिका, गांठों और प्लीहा में होता है। इसके अलावा दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ स्ट्रांसियम के कारण भी अस्थि कैंसर होता है, अस्थि कैंसर भी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको चिकनगुनिया के बारे में बताऊंगा। तो मच्छर जो होते हैं दोस्तों ये चिकनगुनिया को फैलाने वाले कारक होते हैं। चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया का नाम आपने खूब सुना होगा। तो दोस्तों चिकनगुनिया जो होता है यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है, जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। इसके पहले दोस्तों यह रोग 1970 में देखा गया था। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। दोस्तों चिकनगुनिया एक वायरस होता है जिससे चिकनगुनिया नामक रोग होता है। इसमें मुख्यतः एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत है। संक्रमित व्यक्ति को अगर मच्छर काट लेता है और उसके बाद वो दूसरे व्यक्तियों को काटता है तो उससे चिकनगुनिया रोग फैलता जाता है और संक्रमित रोग से व्यक्ति से या अन्य लोगों को होता जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको इटाई नामक बीमारी के बारे में। तो इटाई नामक बीमारी जो होती है ये कैडमियम के कारण होती है। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एलिसा टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो MPPMT और MPPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों एलिसा एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि एलिसा क्या होता है। तो दोस्तों एड्स रोग की जांच करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे एलिसा टेस्ट कहा जाता है। इसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसी होता है। यह एक HIV वायरस की जांच करने वाली प्रणाली है। इससे यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को एड्स की बीमारी है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट की ओर। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है, ये सारे जो टेस्ट है ये एड्स बीमारी से रिलेटेड है। तो दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है यह HIV संक्रमण की खास जांच है, जो पॉजिटिव होने पर यह बताता है कि यह व्यक्ति HIV से ग्रसित है। इसके अलावा दोस्तों HIVP24 टेस्ट होता है। यह एंटीजोन PCR टेस्ट होता है जो HIV की स्पष्ट जांच और इसकी तीव्रता की जानकारी देता है कि कौन सी स्टेज में चल रहा है वगैरह वगैरह। तो HIVP24 जो होता है दोस्तों 24 का पूरा दिन होता है 24 घंटे का। तो 24 घंटे में कौन सा समय चल रहा है, यानी कि आपकी HIV की कौन सी स्टेज चल रही है, HIVP24 टेस्ट से पता लगाया जाता है। ये याद रखने की ट्रिक हो गई दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको CD4 काउंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों CD4 काउंट जो होता है, इस परीक्षण में रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट एप्लीकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीक सीधे HIV के जेनेटिक तत्व का पता लगाया जाता है। यानी कि माँ से बच्चे को होने वाले न्यूक्लिक एसिड टेस्ट की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट की। तो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो होता है ये RNA DNA एप्लीकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीक होती है, जिसमें HIV वायरस के जेनेटिक तत्वों का पता लगाया जाता है। यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण को पहचान लेता है। यह जांच की मदद से 1 सप्ताह के भीतर संक्रमण को पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं जो होती है वो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन को बनाती है। तो जो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा दोस्तों HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंट्री रिट्राइवल थेरेपी ART की व्यवस्था की गई है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 से की गई। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडीन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए AZT नामक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। यह भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों डेंगू ज्वर मादा एडिस एड्जिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 में कोलकाता से सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये 1962 में चालू किया गया था, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। इसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये 1976 में चालू किया गया था। तो दोस्तों इसके बाद में राष्ट्रीय कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में चालू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में चालू किया गया था। उसके अलावा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में चालू किया गया था, जो कि डेट ऑफ बर्थ ईयर भी हो सकता है किसी का। 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में चालू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 में चालू किया गया था, जो कि कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है ये 1997-98 से चालू किया गया था। इसके अलावा समन्वित रोग निगरानी परियोजना ये भी 1997-98 से चालू किया गया था। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना यानी कि गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा योजना 2003-04 से चालू हुई थी और वंदे मातरम योजना 2004 से चालू हुई है। तो दोस्तों जननी सुरक्षा योजना के योजना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2003-04 से चालू हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि NHM के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। सरकार की सोच यह है कि अगर गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाए तो इससे जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं पोलियो वैक्सीन का विकास जो है ये 1992 में जोनस सॉल्क तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3।
इसी आधार पर विश्व में पोलियो के रोगियों की 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई थी। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। पोलियो का विषाणु जो होता है दोस्तों ये सबसे छोटा होता है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में मैं अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो टीकाकरण जो होता है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। टीकाकरण कार्यक्रम तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या जो टीके के रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस का टीकाकरण चल रहा है, तो वैक्सीनेशन में आप लोगों से सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले मैं बात करूंगा बीसीजी की। तो बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन जन्म दर और तपेदिक से 70% सुरक्षा के लिए यह टीका लगाया जाता है। इसके अलावा डीपीटी का टीका लगाया जाता है दोस्तों। यह जो है 14 से 24 माह की आयु में लगाया जाता है। इसके अलावा पोलियो का टीका लगाया जाता है दोस्तों, जिसे ओपीवी कहा जाता है। यह 6 से 14 व 6, 10, 14 सप्ताहों व 16 से 24 माह की आयु में लगाया जाता है। इसके अलावा खसरे का टीका दोस्तों 9 से 12 माह की आयु पर लगाया जाता है। इसकी सुरक्षा 100% होती है। इसके अलावा डीटी का टीका जो होता है दोस्तों ये डिप्टीरिया और टिटनेस की बीमारी के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा टिटनेस का जो इंजेक्शन होता है दोस्तों ये महिलाओं को 16 वर्ष की आयु में लगाया जाता है। जिसको लोहे से कट जाता है वो लोग टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक और किसी के लिए। इस तरह से दोस्तों ये वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छा मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। इस तरह दोस्तों मेरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 1-2 वीडियो हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण बागड़े। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।